एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड वीडियो पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने 1833 चार्टर एक्ट तक पढ़ लिया था। उससे आगे का आइए शुरुआत करते हैं। तो चार्टर अधिनियम 1853 पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि सिविल सेवाओं में, सिविल सर्विसेज में भारतीयों को मौका मिला। किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा काम ये हुआ कि जो विधायी शक्तियां हैं और कार्यपालिका शक्तियां हैं, उन दोनों को अलग कर दिया गया। किस एक्ट में? 1853 के चार्टर एक्ट में। इसमें सिर्फ ये था कि विधायिका को सशक्त बनाना चाहते थे ये लोग। विधायिका, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो क्या हुआ कि विधायी शक्ति और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। विधान परिषद में कुल 12 सदस्य हो गए। कितने? 12 सदस्य। तो आपको ये भी याद रखना है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे 1853 का चार्टर एक्ट के अनुसार। इसमें कैसे थे? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे, ठीक है। और प्रशासनिक कार्यों में 6 सदस्य और बढ़ाए गए, जिसकी वजह से विधान परिषद में कुल कितने हो गए? 12 सदस्य हो गए, ठीक है। निदेशक मंडल में जो 24 सदस्य थे, 24 सदस्य के स्थान पर अब कितने कर दिए गए? 18। तो 18 कर दिए गए, यानी कि घटा दिए गए। तो क्वेश्चन कुछ चार्टर एक्ट से ऐसे पूछे जा सकते हैं कि किस एक्ट के तहत सिविल सेवाओं में भारतीयों को मौका मिला। तो यहाँ से बहुत जो इम्पोर्टेंट हुआ वो ये है, जिसमें विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति को पृथक किया गया। वह एक्ट कौन सा था? तो कौन सा है? चार्टर एक्ट, ठीक है। 1853। विधान परिषद का गठन एक तरह से कब हुआ या किस एक्ट के तहत हुआ? तो यही स्टार्टिंग थी। तो आप याद रखिएगा 1853। निदेशक मंडल में कब सदस्य घटाए गए? तो याद रखिएगा कौन सा है? 1853। 24 में के स्थान पर कितने कर दिए गए? 18 कर दिए गए इसमें। अब देखिए, अब देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। तो आपको पता ही है 1857 में 1857 में क्रांति हुई थी, है ना। इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश को ये बात पता चल गई कि भाई अगर हम यहाँ चेंज नहीं लाएंगे तो हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो पावर है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, आपने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर थी। उसके बाद अब जो पावर आ गई वो किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आई, ठीक है। किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक है। अब महारानी विक्टोरिया वहाँ से कंट्रोल करेंगी, ठीक है, इस पावर को, जो यहाँ शासन करने की जो पावर है। फिर इसके बाद और क्या हुआ इस एक्ट के तहत? 1858 के तहत, क्योंकि 1858 में आपने देखा कि क्रांति हुई थी। तो उस समय जो थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी थोड़ा याद रखिए कि जो अंतिम मुगल सम्राट हैं वो कौन है? बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो बहादुर शाह द्वितीय उस टाइम थे, ठीक है। बहादुर शाह सेकेंड ये अंतिम मुगल सम्राट थे और इनको पकड़कर रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। फिर इनकी वहीं मौत हो गई थी, ठीक है। तो मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया किस एक्ट के तहत? 1858 के तहत। आप ये देखेंगे कि इन्होंने बहादुर शाह जो द्वितीय हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, ठीक है। तो वो कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर और क्या हुआ कि इसी एक्ट के तहत आपने देखा कि निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को क्या करेंगे? समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो कौन सा एक्ट था वो? आपका 1858। 1857 की क्रांति के बाद जो जो चेंज आए वो बहुत ज़रूरी हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। गवर्नर जनरल,
अब देखिए जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, आपने देखा कि पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर गवर्नर जनरल बना, और 1833 के तहत आपने देखा कि जो गवर्नर है वो क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए थे भारत के, है ना। तो गवर्नर जनरल जो थे गवर्नर जनरल बन रहे थे, क्योंकि आपने देखा ना कि जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया था, बंगाल का ही गवर्नर जनरल बन गया था, है ना। और 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का जीजी जो है वो क्या बन गया, भारत का जीजी बन गया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, किस एक्ट के तहत, 1833 के तहत, मैंने बताया था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल है इस एक्ट में क्या है कि जो गवर्नर जनरल है उसको क्या कर दिया गया, उसको वायसराय बना दिया गया, क्या, वायसराय। और वायसराय बनने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कौन है, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने भारत के, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या किया था, महारानी विक्टोरिया के जो पत्र है, लेटर है, उसको पढ़ा था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 18, अच्छा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, और ब्रिटिश क्राउन वाली बात आपको समझ में आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब किसके हाथ में आ गई पावर, ब्रिटिश क्राउन के हाथ आ गई, ठीक है। भारत राज्य सचिव का पद, ठीक है। अच्छा यहाँ जो है इन दोनों को जब समाप्त कर दिया गया, तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा भी तो हो जो इन दोनों की जगह ले ले, तो फिर भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया, ठीक है। तो ये किसकी सहायता के लिए, अच्छा फिर देखिए, भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया, ये क्या करेगा, ये रहेगा ब्रिटेन नहीं, ठीक है, वहाँ से देखता रहेगा, ब्रिटिश संसद को देख रहेगा वहीं, और लेकिन देखता रहेगा किसको, भारत को। और भारत का कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया, वायसराय के। वायसराय अब रिपोर्ट करेगा किसको, भारत राज्य सचिव को, और भारत राज्य सचिव जो है वो देगा किसको, क्राउन को, ठीक है। पहले ये क्या होता था, पहले ऐसा नहीं था, भारत राज्य सचिव नहीं थे, तो दो बोर्ड कार्य कर रहे थे यहाँ पे। तो एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए क्या बनाई गई, भारतीय परिषद बनाई गई, क्या, भारतीय परिषद बनाई गई। इसमें कुल कितने सदस्य थे, इसमें 15 सदस्य थे, बस आपको यही याद रखना है, इतना सफिशियंट है। तो बस ये याद रखिए कि भारतीय परिषद कब बनाई गई, तो 1858 एक्ट के तहत बनाई गई। भारत राज्य सचिव का पद कब बनाया गया, तो 1858 के तहत बनाया गया। निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल को कब खत्म किया गया, तो कब खत्म, 1858। तो इतना जितना भी है, मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त किया गया, तो 1858, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो याद रखिए, आप पूछे जाएं तो अक्सर आपको याद आ जाना चाहिए, इस तरीके से याद कीजिए। देखिए, अब है भारत परिषद अधिनियम 1861, 1861। इसमें कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, ये कई बार पेपरों में आता है स्टेटमेंट बन के, ठीक है। तो यहाँ मद्रास बम्बई को, जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ हैं, मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसियाँ हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, को कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी गई, ठीक है। आपने देखा था कि 1833 था जहाँ गवर्नर जनरल का पद इन्होंने बनाया था और सेंट्रलाइज्ड किया था, मतलब कि जो प्रेसिडेंसियाँ हैं उनको उनकी सारी पावर, कानून बनाने की जो पावर है एक तरह से, वो किसको दे दी गई थी, कानून बनाने की पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, ठीक है। तो अब वो कंट्रोल करेगा, कानून वगैरह सब वही बनाएगा। लेकिन 1861 में ये जरूर याद रखिए कि 1833 में केंद्रीकरण हुआ, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड हुआ। और डिसेंट्रलाइज कब हो रहा है, ये इसका डिसेंट्रलाइजेशन कब हो रहा है, 1861। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मद्रास और बम्बई को कानून बनाने की शक्ति जो है वापस दे दी गई। अब गवर्नर तो रहे नहीं, अब तो वायसराय होंगे, तो वायसराय नहीं करेंगे, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी में 5 सदस्य जोड़ा गया है। ये पूछा जाता है कि जो 5 सदस्य है वो किस लिए जोड़ा गया, तो वो कानून बनाने के लिए, मतलब उसको जानकारी होनी चाहिए किसकी, कानून की। क्योंकि जितने वायसराय हैं, ठीक है, तो वायसराय ज़रूरी तो नहीं है कि उसको लॉ आता हो, पहले से ही कानून के बारे में जानकार हो।
तो ऐसा व्यक्ति जोड़ा जाए जिसको लॉ की नॉलेज हो। तो विधिवेता आप हिंदी में याद रख सकते हैं कि वो कौन था, विधिवेता मतलब कानून को जानने वाला, विधि को जानने वाला। ठीक है, तो 5 सदस्य से जोड़ा गया, तो इम्पोर्टेंट है ये भी बात, तो इसको भी आप थोड़ा याद रखें। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अच्छा देखिए, जो वायसराय है वो पहले क्या करता था कि पूछ कर करता था, ठीक है, पूछ कर करता था, और अब इस बार वो अब पूछेगा नहीं, सीधा अध्यादेश जारी कर देगा अगर उसे कुछ कानून बनाना है। ठीक है, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। ये इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्लियर करके अगर मैं बोलूँ कि पहले वायसराय क्या करता था कि विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद की अनुमति लेता था कोई कानून पे। अब विधान परिषद की अनुमति नहीं लेगा वो, ठीक है, सीधा क्या करेगा, अगर इमरजेंसी है, ये केस कब है, इमरजेंसी का, याद रखिए, इतना याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको जाना जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब अलग से निर्वाचन प्रणाली, और यही सांप्रदायिक आधार पर, मतलब सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर ये क्या करेगा, निर्वाचन का प्रारंभ करता है भारत में। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के लिए मुस्लिम वर्ग का निर्वाचन, तो ये शुरुआत जो कर रहा है सबसे पहले किसकी करेगा, मुस्लिम वर्ग से शुरुआत करेगा। याद रखिए आप, मुस्लिम वर्ग को पहली बार क्या मिला कि पृथक निर्वाचन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन हो गए, मार्ले मिंटो, 1909, इम्पोर्टेंट है।